हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम भारत में राष्ट्रवाद का दूसरा भाग देखेंगे। पहले भाग में आपने देखा कि असहयोग आंदोलन किस तरह से हिंसक हो गया था। उसके चलते 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। आज हम एक दूसरा आंदोलन देखेंगे जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये किस तरह से ये आंदोलन शुरू हुआ और किस तरह लोग इसकी ओर गए उसको हम देखते हैं। जब 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसके बाद इन्होंने एक अहिंसा का नया प्रयोग शुरू किया और अहिंसा सत्याग्रह के कारण बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ते गए। तो किस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर गए। वहां पे फरवरी 1922 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, ये क्यों वापस लिया गया? क्योंकि ये हिंसक हो रहा था। तो गांधी जी ने सोचा कि अभी ये लोग एक सिविल होने की तरह या फिर एक नागरिक होने की तरह इन लोग अभी मुड़ नहीं रहे हैं। हमारे देश के लोगों को और प्रशिक्षण की जरूरत है, तो इनको इस तरह के आंदोलन में भाग लेने के लिए ज्यादा प्रशिक्षित करना होगा। तो कांग्रेस के नेता लेकिन चाहते थे कि 1919 ईस्वी में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसमें क्या बना था कि इसमें प्रांतीय चुनाव परिषद में ये लोग हिस्सा ले सकते हैं। चुनाव होंगे, प्रांत में चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस के लोग चाहते थे कि चुनाव से चुन करके जाए और शासन में रह करके ही कुछ बदलाव लाया जाए। वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन वगैरह में ऐसे सक्रिय रूप से हिस्सा लिया जाए। इसी तरह CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही क्या स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे वो ज्यादा राष्ट्रवादी थे, मतलब ज्यादा उग्र आंदोलन के पक्ष में थे। तो अलग अलग तरह के लोग कांग्रेस में और विभिन्न विचारधारा के लोग इसमें थे। तो इसमें दो जो महत्वपूर्ण कारक है जिसने भारतीय राजनीति को क्या की दिशा दी कि किस तरह से ये आंदोलन को जाना है। पहला क्या था? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी। जब 1929 के दशक में पूरा महामंदी आई हुई थी, हर जगह आपने वियतनाम वाले चैप्टर में भी देखा कि किस तरह महामंदी ने वहां के किसानों को भी प्रभावित किया। उसी तरह भारत के किसानों में भी कृषि की कीमतें और निर्यात ये दोनों गिर गए। लोग ज्यादा विदेश में निर्यात नहीं होने लगा तो कीमतें भी गिर गई और निर्यात भी कम हो गया। उसके अलावा क्या था? उसी समय सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन का भारत आया। 1928 ईस्वी में भारत आया और इसमें क्या था? आते के साथ ही लोग नारे लगाने लगे कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे जो उसके सदस्य थे उस कमीशन के, वो सारे के सारे अंग्रेज थे। तो ये विरोध शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने क्या किया? अक्टूबर 1929 में भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट का जल्दीबाजी में ऐलान कर दिया कि भारत एक डोमिनियन स्टेट रहेगा, अपना स्वायत्त स्टेट बनेगा। लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं बताई कि इतने समय में आजाद कर दिया जाएगा इसको और इसको डोमिनियन स्टेट का दर्जा बना दिया जाएगा। तो सिर्फ गोलमोल बातें की। तो इसके कारण जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने ये जो गोलमेज सम्मेलन का जो प्रस्ताव मिला था उस पर ये संतुष्ट नहीं थे। तो उसके बाद दिसंबर 1929 को जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो लाहौर में इसका अधिवेशन हुआ। वहां पे जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कि सिर्फ अपने लोगों द्वारा यहाँ पे स्थापना की जाएगी सरकार की, यानी कि पूर्ण स्वराज की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी उन्होंने मनाने का संकल्प किया। इस कारण हम लोग जो 26 जनवरी है उसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन ही पहला बार स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद इन सब के बाद नमक यात्रा, जब इन सारे मांग गांधी जी ने क्या किया था? 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय जो थे इरविन, उनको एक 11 सूत्री मांग का पत्र लिखा था। बहुत तरह की मांगे थी, किसानों से लेकर के बड़े बड़े व्यापारियों तक, उद्योगपतियों तक, हर क्षेत्र की उनको मांगे दी गई थी। लेकिन उन मांगों को वो स्वीकार नहीं किए। जो वायसराय इरविन थे उन्हें टालते रह गए। तो इससे क्या कि 11 मार्च तक उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया कि 11 मार्च तक अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो मानना उनकी जो मांगे थी वो मानी नहीं गई। तो उसके बाद फिर क्या किया? गांधी जी जो साबरमती आश्रम में से अपना आंदोलन चलाते थे या जो भी इस तरह के कार्य करते थे, वहां से 78 सहयोगियों को लेकर के कहाँ चले गए? 78 सहयोग साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक स्थान, जो समुद्र के किनारे एक कस्बा है,
वहां पे जग गए अपने सहयोगियों के साथ और समुद्र के पानी को उबालकर नमक तैयार किया। गांधी जी ने नमक को इसलिए लिया कि नमक ऐसी वस्तु है जिसे गरीब से गरीब और अमीर से अमीर हर लोग अपने घरों में यूज करते हैं, तो ये आंदोलन ज्यादा जन व्यापक होगा, इसलिए उन्होंने नमक को चुना। तो 24 दिन तक इस यात्रा में वो लोग जाते रहे और 240 किलोमीटर की जो यात्रा थी इन्होंने पूरी की और 6 अप्रैल को उन्होंने ये समुद्र के पानी से नमक बना करके ये कानून को तोड़ा। आप यहाँ पे देख सकते हैं असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में 2 अंतर है। असहयोग आंदोलन जहाँ सिर्फ सरकार को असहयोग करने के ऊपर है, लेकिन इसमें जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है एक स्टेप और ऊपर चला जाता है। इसमें सिर्फ असहयोग ही नहीं बल्कि कानून को भी नहीं मानने की बात हो रही थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में असहयोग तो कर ही रहे थे लोग, साथ ही साथ कानून जी जो बनाए गए, नमक का कानून और बहुत सारे कानून, इनको क्या किया गया कि नहीं माना गया। तो उसके बाद फिर अप्रैल 1930 को जब ये आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो अब्दुल गफ्फार खान जो थे, उनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ये गांधी जी के बहुत ही ज्यादा करीबी थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद हार पार करके जब 1931 को क्या आंदोलन को वापस लिया जाता है। गांधी जी फिर वापस ले लेते हैं आंदोलन, क्योंकि इनके सारे जो सहयोगी थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा था, लाखों महिलाओं बच्चों को भी जेल में डाला जा रहा था। तो आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं फिर से, जैसे असहयोग आंदोलन वापस लिए तो इस आंदोलन को भी वापस ले लेते हैं। और दिसंबर 1931 के जो गोलमेज सम्मेलन था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 30, 31, 32, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, तो वो लंदन में हुआ था। तो वहां वो भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहां चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हुआ, लेकिन उस आंदोलन की तरह हर एक वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। तो हम देखते हैं हर वर्ग के लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, हर वर्ग का अलग अलग लेने का तरीका था। तो सबसे पहले संपन्न किसान, जो ये यहाँ पे संपन्न किसान में गुजरात के पटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट, ये काफी संपन्न होते हैं, काफी रिच किसान होते हैं। तो इन लोगों ने बहुत सक्रिय रूप से भाग लिया और जो उनके जो साथी भाई हैं अगर नहीं करते थे आंदोलन में भाग नहीं लेते थे तो उनका उन्होंने बायकॉट भी किया। उनकी क्या मांग थी कि ये लोग व्यापारिक फसलों को ज्यादा उपजाते थे और इसका निर्यात भी होता था। जब व्यापारिक मंदी आ गई तो इनके फसलों का निर्यात भी कम हो गया तथा कीमत भी कम हो गई, लेकिन जो लगान था, सरकारी लगान था, वो कम होने का नाम ही नहीं था। तो ये चाहते थे कि हमारे लगान को कम किया जाए या माफ किया जाए, लेकिन जब बिना ये जो लगान है उसको कम किए बिना, माफ किए बिना ये आंदोलन जब गांधी जी ने वापस ले लिया तो उनका मोह थोड़ा भंग हुआ। और जब दोबारा गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था, सेकेंड फेज ऑफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इन्होंने कुछ ज्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। तो दोबारा जब 1932 में ये आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने जब आंदोलन शुरू किया तो इन लोगों ने ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। उसके बाद गरीब किसानों की क्या मांग थी, इनकी क्या अपेक्षाएं थी इस आंदोलन से। गरीब किसान वो चाहते थे, उनके पास छोटे छोटे जोत होते थे जिसमें वो खेती करते थे, साथ ही साथ जो और लोगों की रिच जो किसान है उनकी जमीन वो पट्टे पे लेते थे, यानी कि उसका उनको रेंट चुकाना पड़ता था। तो वो चाहते थे सिर्फ उनका लगान ही माफ ना हो बल्कि उन्हें किराया भी ना देना पड़े। लेकिन जो ये कांग्रेस के लोग थे, ये लोग अमीर किसानों को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि चंदा वगैरह अमीर लोगों से ही मिलता था। तो कांग्रेस इनका साथ नहीं दे रही थी, तो इनके बारे में भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस जो थी किसानों और जमींदारों को नाराज नहीं करना चाहती थी। उसके बाद देखते हैं व्यवसायी वर्ग का क्या हाल था इस आंदोलन में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि व्यवसायी वर्ग जो था, प्रथम विश्व युद्ध के समय ये लोग बहुत ही ज्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। मुनाफा होने के कारण ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल कर लिए थे और ये चाहते थे कि ये जो औपनिवेशिक शासन है यहाँ से चला जाए और अपना कारोबार फैलाने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन इन पे लगाया जा रहा वो ना रहे। तो इस कारण इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात पर भी क्या मतलब कम से कम आयात हो विदेशी वस्तुओं का, साथ ही साथ जो विनिमय होता था रुपया और स्टर्लिंग, जो पौंड स्टर्लिंग है, उनके ये में फिर मतलब बदलाव चाहते थे, उनकी जो ये थी।
उसके साथ साथ 1920 में उन्होंने अपने आप को संगठित करने के लिए और क्या किया था, भारतीय औद्योगिक एवं व्यवसायिक कांग्रेस का स्थापना की तथा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं औद्योगिक परिसंघ फिक्की जो अभी भी चल रहा है इसकी स्थापना की। इसमें जो दो मुख्य व्यवसायी भारतीय व्यवसायी थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और घनश्याम दास बिड़ला घराने अभी भी आप सुनते हैं। तो ये लोगों ने बहुत ज्यादा इस पे मतलब आंदोलन में भाग लिया और ये विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि औद्योगिक श्रमिक वर्ग का क्या इसमें योगदान था। औद्योगिक श्रमिक वर्ग में ये, क्योंकि पूंजीपतियों के साथ जब कांग्रेस थी तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग हमेशा एक दूसरे के अपोज में रहते हैं, तो इन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिर्फ जो नागपुर, महाराष्ट्र में जो नागपुर है वहां पे जो भी जो मजदूर थे उन लोगों ने थोड़ा भाग लिया। उसके अलावा 1930 ईस्वी में रेलवे कामगार की जो हड़ताल हुई और 1932 ईस्वी में गोदी कामगार यानी कि पोर्ट में जो भी कामगार रहते हैं उनकी हड़ताल वगैरह हुई। साथ ही साथ 1930 ईस्वी में छोटा नागपुर के जो टीन की खाने हैं हमारे झारखंड एरिया में, तो वहां पे लोग गांधी टोपी पहन करके बड़े संख्या में लोगों ने हड़ताल और बहिष्कार वगैरह में भाग लिया। अब हम महिलाओं का स्थान देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या रहता है। महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ करके गांधी जी के जो भाषण वगैरह थे उनको बहुत ध्यान से सुनती थी। साथ ही साथ उन्हें जुलूस वगैरह में भी भाग लिया। नमक यात्रा जो दांडी मार्च हो उसमें भी महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया। साथ ही साथ बहुत सारी महिलाएं जेल भी गईं और पिकेटिंग, शराब की दुकानों की पिकेटिंग में भी लोग भी बहुत सक्रिय रूप से रही। लेकिन गांधी जी थोड़े ट्रेडिशनल सोच के थे, वो चाहते थे कि महिलाओं का जो सीमा है वो सिर्फ घर, परिवार और बच्चों तक ही रहे। तो इसलिए वो कांग्रेस में बहुत हद तक महिलाओं को बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया गया, बहुत गिनी चुनी महिलाएं इसमें होती थी। अगले भाग में देखेंगे इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या क्या सीमाएं थी।